Hello everyone, welcome to SB Scholars Academy. If you are preparing for the NTA NET JRF, Home Science ICR NET SLET TGT PGT TET Home Science 2020, so you can subscribe our channel and press on the bell icon so you will be get notified when we will update any information regarding the exam or videos. This channel is especially run by the professional experts. If you have any query regarding the study material, live classes or any other, so you can write us on sbscholarsacademy@gmail.com. Today we will discuss about the very new topic, that is the assessment of nutritional status. ये एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, हम इसको बहुत ही की पॉइंट्स में कवर करने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ उस पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है और जो क्वेश्चंस के जिस पार्ट से ज़्यादा पूछे जाते हैं. तो बेसिकली असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस, सबसे पहले तो ये क्लियर कर देते हैं कि असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस का मतलब क्या होता है. कि बेसिकली जो भी आपकी करंट बॉडी का स्टेटस है, किसी पर्सन का, किसी पॉपुलेशन ग्रुप का, उसके नरिशमेंट से रिलेटेड जो भी न्यूट्रिएंट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको असेस करना, दैट इज़ द न्यूट्रिशनल स्टेटस. इन अ जनरल टर्म, अगर कोई पॉपुलेशन है, कोई सिंगल इंडिविजुअल वन है, तो उसको असेसमेंट करना, उसको चेक करना कि उसकी बॉडी का पोषण का स्तर क्या है, न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है. न्यूट्रिशनल स्टेटस इज डिटरमाइंड बाय अ कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन बिटवीन द इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट फैक्टर. जो भी अगर हम न्यूट्रिशनल स्टेटस की बात करते हैं तो बेसिकली वो दो फैक्टर से डिटरमाइन होता है, दो चीज़ों से वो कोरिलेटेबल होता है. पहला तो इंटरनल जो एक अंदर का होता है और एक्सटर्नल दैट इज़ द जो कि बाहर का होता है. अगर हम इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर की बात करें तो उसमें कौन कौन सा आएगा, दैट इज़ द एज, सेक्स, न्यूट्रिशन, बिहेवियर, फिजिकल एक्टिविटी एंड डिजीजेस. क्योंकि ये इंटरनल है, इससे हम इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं, इस वजह से दैट इज़ द इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर. अब अगर हम एक्सटर्नल फैक्टर की बात करें जो कि फूड सेफ्टी, कल्चरल, सोशल एंड इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस, क्योंकि बेसिकली इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं हमारा इंटरनल फैक्टर जो होता है वो डिपेंड करता है कि अगर आप एक अच्छा फूड खाएंगे तो दैट मीन्स कि आपका जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो कहीं ना कहीं मेंटेन रहेगा. अब हम डिस्कस करेंगे सीक्वेंस ऑफ न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज एंड स्पेसिफाई द न्यूट्रिशनल स्टेटस. बेसिकली इट इज़ अ डायग्राम जो आपको ये शो करेगा कि कितने ऐसे मेथड्स होते हैं जो बेसिकली यूज़ होते हैं न्यूट्रिशनल स्टेटस को असेस करने के लिए. इन अ वेरी शॉर्ट मैं आपको थोड़ा सा पहले डिस्कस कर देती हूँ स्लाइड्स के बारे में. अगर न्यूट्रिशनल स्टेटस को डिस्कस करने के लिए सबसे पहला जो एक टर्म यूज़ होता है दैट इज़ द ABCD. बेसिकली एंड मेजरली 4 मेथड यूज़ होते हैं न्यूट्रिशनल स्टेटस को असेस करने के लिए, जिसमें कि पहला होता है एंथ्रोपोमेट्री, जो कि आज की वीडियो में हम सिर्फ एंथ्रोपोमेट्री के बारे में डिस्कस करेंगे. फर्दर हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसके कंटिन्यूएशन में हम BCD मेथड के बारे में फर्दर डिस्कस करेंगे. दूसरा मेथड होता है बायो एस्टिमेशन एंड लेबोरेटरी मेथड. तीसरा होता है क्लिनिकल एग्जामिनेशन और चौथा होता है डाइटरी असेसमेंट. इसके अलावा बायोफिजिकल, फंक्शनल और वाइटल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स भी न्यूट्रिशनल स्टेटस को कहीं ना कहीं असेस करने के लिए यूज़ होता है. तो फर्स्टली अभी हम एक बार डिस्कस करेंगे कि क्या सीक्वेंस होता है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज को और पर्टिकुलरली किस बेसिस पे हम कैसे असेस करेंगे. दैट इज़ अ डायग्राम थ्रू विच वी विल डिस्कस अबाउट दिस. तो अगर सपोज दैट कि सीक्वेंस ऑफ डेफिशिएंसी की मतलब डेफिशिएंसी कैसे जनरेट होती है, मतलब अगर एक स्टार्टिंग से लेके एंड तक इंसान, मतलब सपोज दैट कि कोई इंसान बीमार पड़ता है और फाइनली उसकी डेथ होती है, तो व्हाट इज़ द सीक्वेंस ऑफ इट एंड हाउ वी एग्जामिन इन द कंटेक्स्ट ऑफ द न्यूट्रिशनल असेसमेंट. ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं. लेस डाइटरी इनटेक, आपका खाने का जब इनटेक जो होता है वो कम होता है तो दैट इज़ अंडर द डाइटरी असेसमेंट. टिश्यूज रिजर्व्स, बॉडी फ्लूइड लेवल, इंट्रासेल्युलर लेवल, दैट इज़ टोटली रिलेटेड टू योर इंटरनल पार्ट ऑफ द बॉडी, तो विच इज़ असेस्ड बाय द लेबोरेटरी और बायो एस्टिमेशन मैथड, बायोकेमिकल एस्टिमेशन मैथड. मतलब अगर आपके बॉडी के अंदर कोई चेंजेस होते हैं, लाइक अगर आपके टिश्यूज़ में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, आपकी बॉडी फ्लूइड, इंटरसेल्युलर जो फ्लूइड्स होते हैं वो कुछ अप एंड डाउन हो रहे हैं, लेस और मोर हो रहे हैं, या आपका जो इंट्रासेल्युलर लेवल होता है जिसमें बहुत सारे हार्मोन्स, केमिकल्स, एंजाइम्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं बॉडी की फिजियोलॉजी में, तो अगर उसमें कोई चेंजेस होते हैं, स्पेशली अगर वो डिक्रीज़ होते जाते हैं जो कि अपने नॉर्मल लेवल पे रिक्वायर्ड होते हैं, तो उसको हम किसके थ्रू असेस करते हैं, दैट इज़ थ्रू द लेबोरेटरी या बायोकेमिकल एस्टिमेशन, क्योंकि उसको हम फिजिकली असेस नहीं कर सकते हैं.
और अगर ये सारी चीज़ें होती हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो फंक्शनल परफॉर्मेंस होती है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। जब कोई इंसान खाएगा नहीं, उसके अंदर डेफिशिएंसीज होंगी, उसके बॉडी में जो नॉर्मल स्टेटस होना चाहिए न्यूट्रिएंट्स का वो लेस होगा, तो जो उसकी फिजिकल परफॉर्मेंस होगी, फंक्शनल परफॉर्मेंस होगी, वो भी कहीं ना कहीं लेस हो जाएगी। तो उसको हम बायोफिजिकल या फंक्शनल मेथड के थ्रू असेस करेंगे। क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स को क्लिनिकल एग्जामिनेशंस के थ्रू डिस्कस करेंगे। परमानेंट चेंजेस मतलब सपोज दैट कि अगर कोई इंसान बहुत दिनों से नहीं खा रहा है, धीरे धीरे उसके एनर्जी की जो सोर्सेज हैं बॉडी में वो भी मतलब मेटाबोलाइज होते जा रहे हैं, कैटाबोलाइज होते जा रहे हैं, तो एट अ पर्टिकुलर टाइम आफ्टर उसकी फिजिकल चेंजेस दिखने लगेंगे, परमानेंट चेंजेस दिखने लगेंगे। या तो वो इंसान थिन हो जाएगा, उसकी बॉडी लीन हो जाएगी। और अगर हम सेकेंड टर्म में बात करें तो जैसे सपोज दैट कोई इंसान ज़्यादा खा रहा है, ओबेज हो जा रहा है, तो भी हमें उसके चेंजेस दिखने लगेंगे। तो दैट इज़ अंडर द एंथ्रोपोमेट्री मेजरमेंट विच वी विल डिस्कस टुडे। उसके बाद क्या होता है फाइनली, दैट इज़ द लास्ट स्टेज, मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी विच इज़ मेजर्ड बाय द वाइटल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स। ये सारे जितने भी मैथड्स हैं हम वन बाय वन हर वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ द एंथ्रोपोमेट्री मेजरमेंट के बारे में, जो कि पहला मैथड है। एंथ्रोपोमेट्री मेजरमेंट के अंदर बेसिकली कुछ मेथड्स होते हैं जो कि यूज़ होते हैं। तो बेसिकली आपको इन मेथड्स के नेम याद करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी तक एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो ऐसे ही पूछे जाते हैं कि मतलब बॉडी वेट, हाइट या मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंसेस, ये सब कौन से मैथड्स के अंदर आते हैं। तो बेसिकली अगर हम एंथ्रोपोमेट्री असेसमेंट की बात करते हैं तो दैट इज़ द बॉडी वेट, हाइट, मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंसेस, इन शॉर्ट टर्म MUAC. This is very important. In the many times exams, it is asked by the NTA NET JRF. Head and chest circumferences, skin fold thickness measurement, fat fold triceps, fat fold at subscapula, arm anthropometry. दो तो बहुत ही क्लियर है, किसी का बॉडी वेट और हाइट। मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंसेस मतलब जो आपकी आर्म होती है, बाहें होती हैं, उनके ऊपर के सर्कमफ्रेंसेस को स्कैपुला के थ्रू मेजर किया जाता है। सेम एज इट इज़ हेड चेस्ट के सर्कमफ्रेंसेस मेजर होते हैं। स्किन फोल्ड थिकनेस मतलब आपकी स्किन फोल्ड थिकनेस मतलब बाइसेप्स जहाँ पे होते हैं, ट्राइसेप्स जहाँ पे होते हैं, वहाँ पे चेक करने को स्किन फोल्ड मेजरमेंट के अंदर आता है। फैट फोल्ड ट्राइसेप्स भी इसी तरह, जो फैट फोल्डिंग होती है जहाँ पे आपके फैट जनरेट होते हैं उस पे वहाँ पे मेजरमेंट को, दैट इज़ द फैट फोल्ड ट्राइसेप्स। उसके बाद एट सब स्कैपुला और साथ ही साथ आर्म एंथ्रोपोमेट्री। तो बेसिकली ये मैथड्स होते हैं जो एंथ्रोपोमेट्री के अंदर यूज़ होते हैं। अब हम ऐसे की पॉइंट्स के बारे में जनरली डिस्कस करेंगे कि जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बिकॉज इट इज़ अ वेरी वास्ट थिंग। तो आपको बेसिकली इनके नेम याद करने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ समटाइम्स इट कैन बी आस्क्ड कि मतलब MUAC किसके लिए यूज़ होता है, या हेड एंड चेस्ट सर्कमफ्रेंसेस। तो इट इज़ वेरी क्लियर, आप इसको इसके नाम से बहुत ईजिली क्लियरली समझ सकते हैं कि कौन सा मैथड बॉडी के किस पार्ट के लिए यूज़ होता है। तो आप इजीली उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। नाउ व्हाट इज़ द पॉइंट्स विच वी शुड रिमेंबर फॉर द एग्जाम। सबसे पहला, एंथ्रोपोमेट्री मेजरमेंट कैन बी टेकन फॉर क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़। अगर कोई भी पर्सन या कोई भी रिसर्चर साइंटिस्ट अगर कोई ऐसी स्टडी कर रहा है क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल, तो उसके लिए भी वो इसको यूज़ कर सकता है। इसके साथ साथ बीम बैलेंस आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन ICDS प्रोजेक्ट। ICDS जो होता है वो इंडिया का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। तो उसमें बेसिकली कौन सा मैथड बैलेंस यूज होता है, दैट इज़ द बीम बैलेंस। इन्फेंटोमीटर क्या होता है, बिलो द एज ऑफ 2 ईयर हु कैन नॉट द स्टैंड प्रॉपरली, हियर वी आर मिस वन वर्ड, दैट इज़ द चिल्ड्रन। यहाँ पे चिल्ड्रन वर्ड आएगा। इन्फेंटोमीटर जो होता है, जो बच्चे होते हैं जो 2 साल से छोटे होते हैं और खड़े नहीं हो सकते, उनके लिए हम इन्फेंटोमीटर का यूज़ करते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट द स्टैडियोमीटर। इन ओल्डर चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स हाइट्स आर मेजर विद द वर्टिकल मेजरिंग रॉड। एक वर्टिकल मेजरिंग रॉड होती है, जो 2 साल से बड़े बच्चे होते हैं या जो बड़े लोग होते हैं उनकी हाइट को मेज़र करने के लिए हम स्टैडियोमीटर का यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ द MUAC? MUAC indicate the status of muscles development. In the previous slide we will discuss the full form of the MUAC, mid upper arm circumferences. टेप यूज्ड फॉर MUAC। अब कौन से ऐसे टेप हैं जिनसे हम MUAC को मेज़र करते हैं, दैट इज़ द फाइबर ग्लास, शाकिर टेप, क्वैक स्टिक और बैंगल टेस्ट। अब हम डिस्कस करेंगे दूसरे स्लाइड के बारे में। नाउ
हेड साइज रैपिडली इंक्रीज ड्यूरिंग द इन्फेंसी। ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो हेड साइज होता है वो कब इंक्रीज होता है, तो इन्फेंसी के टाइम पे ये बहुत जल्दी इंक्रीज होता है। और हेड सर्कमफ्रांसिस, अब चूंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी सा क्वेश्चन है, आपको समझने की ज़रूरत है यहाँ पे कि ऐसे कई चूंकि इस पार्ट से एक दो बार क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछे गए हैं। तो एट बर्थ जो हेड सर्कमफ्रांसिस होता है, जो माथे की चौड़ाई होती है, दैट इज़ द 35 सेंटीमीटर। ठीक है, अप टू 6 मंथ, मतलब जब तक बच्चा 6 महीने का होता है तब तक ये 1 सेंटीमीटर तक इंक्रीज होती है। उसके बाद 4 सेंटीमीटर टोटली नेक्स्ट 6 मंथ में बढ़ती है। तो मतलब पहले जब बच्चा बर्थ लेता है उस समय दैट इज़ द 35, उसके बाद अप टू 6 मंथ तक केवल एक सेंटीमीटर बढ़ती है। उसके बाद 4 सेंटीमीटर टोटली नेक्स्ट 6 मंथ, मतलब अगले 6 महीने में केवल 4 सेंटीमीटर तक ही बढ़ेगी। अब इसमें ये मैंने कैलकुलेशन करके लिख दी है कि सबसे पहले मतलब कैसे इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो दैट इज़ द फॉर द 1 ईयर, चूँकि इससे ज़्यादा आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा तो मैंने टोटल कैलकुलेट करके रखा है, जो आप आराम से पढ़ सकते हैं। 1 ईयर में चूँकि ये 35 हो रहा है, साथ ही 1 सेंटीमीटर है, तो अगर इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करके दैट इज़ द 45 सेंटीमीटर। 2 ईयर में 47, 3 ईयर में 48 सेंटीमीटर, 5 ईयर में 50 सेंटीमीटर और 18 ईयर में 55 सेंटीमीटर। तो कई बार इस तरह के भी क्वेश्चंस बनते हैं। पहला तो एक बन जाएगा कि बर्थ के समय पे कितना होता है, दूसरा अप टू 6 मंथ कितनी इंक्रीज होती है, दैट इज़ द 1 सेंटीमीटर, और टोटली नेक्स्ट 6 मंथ में कितनी होती है, मतलब आफ्टर 6 मंथ टू नेक्स्ट 6 मंथ कितनी होती है, दैट इज़ द 4 सेंटीमीटर। और अगर हम ईयर वाइज कैलकुलेशन करके देखें तो ये डेटा है जिसके हिसाब से आप इसको याद कर सकते हैं। नाउ असेसमेंट ऑफ एडल्ट, अभी तक हमने बच्चों के बारे में डिस्कस कर लिया कि बच्चों का असेसमेंट कैसे हो रहा है। बड़ों का भी असेसमेंट के बारे में हमने पहले डिस्कस किया, स्पेशली इन कंटेक्स्ट ऑफ अगर हम ओबेसिटी या बॉडी वेट के बारे में बात करें तो एक मेथड यूज़ होता है, दैट इज़ द बॉडी मास इंडेक्स, जिसको हम क्विटलेट इंडेक्स भी कहते हैं। बॉडी मास इंडेक्स बहुत ही सिंपल तरीके से होता है, जिसमें आपको पर्सन का वेट लेना होता है और हाइट मीटर में लेनी होती है और उसको आपको डिवाइड कर देना होता है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ग्रेड दे रखा है ओबेसिटी को मेज़र करने के लिए। बेसिकली यहाँ पे हम ओबेसिटी की बात कर रहे हैं, वेट की बात कर रहे हैं, तो WHO ने दे रखा है, जिसमें इन्होंने ग्रेड 3, ग्रेड 2, ग्रेड 1 और नॉट ओबेस। तो ग्रेड 3 मोर देन 40, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो रीडिंग्स आएंगी, तो अगर वो 40 से ज़्यादा हो रही हो तो पर्सन इज़ द ग्रेड 3 ओबेस, और अगर 30 से 40 के बीच में आ रही है तो दैट इज़ द ग्रेड 2, 25 से 29 दैट इज़ द ग्रेड 1, और अगर लेस देन 25 आ रहा है तो दैट इज़ नॉट ओबेस। और आपको ये ग्रेड कहाँ से मिलेंगे, ये एवरेज कहाँ से मिलेगा, इट इज़ कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस मैथड। नाउ अब हम कितना और वेस्ट सर्कमफ्रांसिस के बारे में बात कर लेते हैं। अगर मेन की वेस्ट सर्कमफ्रांसिस 40 इंच से ज़्यादा या 102 सेंटीमीटर, कई बार एग्जाम में ऐसे पूछा गया है कि प्लीज़ नोटिस दैट कि इट इज़ आस्क्ड इन इंचेस और सेंटीमीटर। कई बार बच्चे ऐसा कंफ्यूज हो जाते हो कि जल्दी जल्दी में कि वो कहीं 40 सेंटीमीटर भी लिखेंगे, 40 इंचेस भी लिखेंगे, तो बच्चों को ये लगता है वो थोड़ा सा स्किप कर जाते हैं। तो प्लीज़ क्लियर नोट दैट कि वो इंचेस की बात कर रहे हैं या सेंटीमीटर की। तो अगर इंचेस है तो मोर देन 40, और अगर लेस है दैट इज़ द 102 सेंटीमीटर। वुमेन सेम एज इट इज़, दैट इज़ द मोर देन 35 और मोर देन 88 सेंटीमीटर। अगर ये चीज़ इसमें पाई जाती है दैट इज़ द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द ओबेसिटी, दैट इज़ द BMI इज ऑल्सो वन ऑफ द मैथड। मैं आपको बस एक जनरल, चूँकि इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो जस्ट आई एम शोइंग द सम डेटा ऑन दिस। इसके अलावा भी बॉडी असेसमेंट के कई सारे इंडेक्स यूज़ किए जाते हैं, तो इट इज़ आस्क्ड ओनली नेम टिल द एग्जाम, बट आप इसकी डिटेल्स भी पढ़ सकते हैं। हम अपने फर्दर वीडियो में इसके बारे में भी अपडेट करेंगे। दैट इज़ द पोनिंड्रल इंडेक्स, वेस्ट एंड हिप रेशियो एंड ब्रोक्रा इंडेक्स। ये सारे मैथड्स भी जो होते हैं वो कहीं ना कहीं एडल्ट लोगों में जो होते हैं उनके बॉडी के असेसमेंट के लिए यूज़ होते हैं। अब कुछ टर्म्स हैं जो कि कैसे यूज़ होते हैं, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर अंडर स्कैपुला है दैट इज़ कॉल्ड एज अ सब स्कैपुलर। एबव इलियक क्रेस्ट है तो उसको हम बोलेंगे सुपर इलियक। कैलिपर यूज्ड फॉर फैट फोल्ड सब स्कैपुलर, दैट इज द हार्पेंडर, लंजे एंड बेस्ट। दिस इज आस्क्ड इन द एग्जाम, सो बी क्लियर विद द नेम्स। आप बहुत अच्छे से नेम्स को याद करेंगे क्योंकि ये पूछा गया है। बेसिकली उना कैलिपर जो होता है वो इंडिया में यूज़ किया जाता है। तो देयर आर वी मेंशन द सम ट्रिकी पॉइंट्स विच कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम। तो बेसिकली आपको सिर्फ ये जो हमने पॉइंट्स टू रिमेंबर बताए हैं वो आपको याद करने की ज़रूरत है, और आप थ्योरेटिकल और भी
पढ़ सकते हैं, चूँकि हमने पूरी कोशिश करी कि आपको हम पूरे कंटेंट के साथ की टू रिमेंबर भी बताते चलें, तो आप इसको पढ़िए। इसके अलावा भी हम फर्दर इससे रिलेटेड वीडियोज़ और अपडेट करते रहेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं किस तरह के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। टू बी वेरी सिंपल वे, एंथ्रोपोमेट्री मेथड इज़ यूज फॉर द असेसमेंट ऑफ बॉडी वेट एंड हाइट, पहला। दूसरा, वेस्ट और हिप सर्कमफ्रेंसेस, तीसरा, बोथ। चूँकि एंथ्रोपोमेट्री मेथड से हम क्या करते हैं, बॉडी का वेट हाइट भी लेते हैं और वेस्ट और हिप सर्कमफ्रेंसेस भी चेक करते हैं, तो आंसर इज द बी। इन्फेंटोमीटर इज़ यूज टू असेस द चिल्ड्रंस न्यूट्रिशनल स्टेटस, ये सही है कि नहीं? ये सही है कि बच्चों की न्यूट्रिशनल स्टेटस के लिए ही इन्फेंटोमीटर जो होता है वो यूज़ होता है, बट मे बी इसको ये कुछ टर्म्स यूज़ कर दें, लाइक बिलो 2 ईयर चिल्ड्रेन और मोर देन 2 ईयर चिल्ड्रेन। अगर बिलो 2 ईयर चिल्ड्रेन कहते हैं दैट इज़ ऑल्सो ट्रू, बट अगर मोर देन 2 ईयर कहते हैं दैट वाज द रॉन्ग, क्योंकि इन्फेंटोमीटर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ 2 साल से कम बच्चों के लिए ही यूज़ होता है, और जो बच्चे स्पेशली खड़े नहीं हो पाते हैं, और उससे बड़े लोगों के लिए क्या यूज़ होता है, दैट इज़ द स्टैडियोमीटर। तो आपको बहुत ही क्लियर उसमें याद करना होगा सारी चीज़ें। Thank you so much for the watching this video. If you have any query, you can write on the comment box, or you can mail us also sbscholarsacademy@gmail.com. Thank you so much for listening and watching.